Hello everyone and welcome to Mentors Galaxy. This is Pratiksha Roy, your chemistry mentor. हमने ऑलरेडी हमारा चैप्टर सीरीज स्टार्ट कर दिया है एंड फॉर केमिस्ट्री आई एम गोइंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 just some basic concepts in chemistry. So today it's time for lecture 5 of basic concepts in chemistry and today we will be studying introduction to mole concept. मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के लिए इन जनरल एंड ऑब्वियसली फॉर योर स्कूल एग्जाम्स एंड डेफिनेटली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. आज सिर्फ हम इंट्रोडक्टरी पोर्शंस पढ़ेंगे एंड इन आवर सब्सिक्वेंट क्लासेस वी विल फर्दर दिस टॉपिक. सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस चैप्टर एंड द फर्दर चैप्टर्स क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और भर भर के इससे क्वेश्चंस भी आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर. सो लेट अस बिगिन टुडेज लेक्चर ऑन इंट्रोडक्शन टू मोल कॉन्सेप्ट. So before going into mole concept, we have to understand the concept of mass. The type of masses that we are going to study before going into mole concept. तो मोल कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमको मास के बारे में जानना है, जो है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास, ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, एंड फाइनली वी विल मूव ऑन टू मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास. तो जैसे आपको समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में मोल कॉन्सेप्ट का सिर्फ इंट्रो हम दे रहे हैं. इन फर्दर चैप्टर्स वी विल स्टडी मोर अबाउट मोल कॉन्सेप्ट. आज इस चैप्टर में हम मेनली मास के बारे में जानेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मास, एंड फाइनली वी विल स्टडी एंड इंट्रोड्यूस द मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास. सो लेट अस बिगिन टुडेज डिस्कशन. So the first question that should come to our mind कि what is atomic mass? ये atomic mass क्या होता है? नाम में ही atomic है, so it obviously indicates the mass of an atom. So atomic mass can be defined as the mass of an atom on a relative scale. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है कि एटम बहुत ज्यादा ही स्मॉल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं. उसको हम इंडिपेंडेंटली उसका मास हम मेजर नहीं कर सकते. इसलिए जो एटॉमिक मास होते हैं या फिर बहुत स्मॉल क्वांटिटीज के जो मासेस होते हैं वो हमेशा रिलेटिव स्केल में रहेंगे. इन रिलेशन टू समथिंग वी आर फाइंडिंग आउट दीज मासेस. सो बेसिक डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास मतलब किसी एक एटम का मास होता है एटॉमिक मास. इट इज द मास ऑफ एन एटम. मतलब एक एटम का जो मास है वही है हमारा एटॉमिक मास. एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स. वी ऑलरेडी नो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स है and hence their masses are too low to be measured directly using simple methods. बहुत छोटे होते हैं एटम्स, हम नॉर्मली में नेकेड आई से उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते. तो जिस चीज को हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते उसका मास तो हम ऑब्वियसली नॉर्मली डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. इसलिए हमको ये रिलेटिव स्केल हमको अप्लाई करना पड़ा. हमारे साइंटिस्ट ने रिलेटिव स्केल में ही ये एटॉमिक मास निकाला बिकॉज द एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू डायरेक्टली मेजर देयर मास. Earlier, hydrogen was arbitrarily assigned the mass of 1 unit and the other elements were assigned their masses relatively. तो बहुत पहले ये जो रिलेटिव स्केल में हमने रिलेटिव किसको माना, हमने किसको फिक्स किया था? हाइड्रोजन. और उसको हमने ऐसे ही आर्बिट्ररीली अज्यूम करके उसका 1 unit मास बना दिया एंड उसके रिलेटिव में हमने उसके रिलेशन में हमने बाकी एटम्स के मासेस निकाले. तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था. बहुत पहले हाइड्रोजन को हमने जो हमारा फिक्स्ड है या फिर जो हमारा रिलेशन जिसके रिलेशन में हम निकाल रहे हैं हमने हाइड्रोजन को फिक्स किया था. बट एट प्रेजेंट कार्बन 12 is taken as the standard and the atomic masses of all other elements are relative to it. तो पहले जो हमने ये हाइड्रोजन को ऐसे ही बस 1 unit बता के बाकी सारे एटॉमिक मासेस निकाले, वो सिस्टम अब कैंसल्ड हो चुका है. अभी जो हम करते हैं, जो एटॉमिक मासेस हमारे पास है
वो हम कार्बन 12 के रिलेशन में हम उसको मेजर करते हैं। कार्बन 12 हमारा स्टैंडर्ड है। पहले हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना था, बट दैट हैज बीन डिस्कार्डेड एंड नाउ आवर स्टैंडर्ड फॉर द रिलेटिव स्केल इज कार्बन 12। और इस कार्बन 12 के रिलेशन में बाकी सारे मासेस को हम निकालते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग एंड अ स्मॉल थिंग टू नोट ओवर हियर कि यहाँ पे वेट और मास का मीनिंग हम केमिस्ट्री के लिए सेम रखेंगे। हमें पता है वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। बट सिंस एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, तो इनके केस में या फिर केमिस्ट्री में हम जो डील करते हैं मास को लेकर, हम वेट और मास को हम यहाँ पे सेम रखेंगे फॉर केमिस्ट्री ओनली। दिस ग्रेविटी एंड एवरीथिंग, वेट और मास का बहुत डिफरेंस है फिजिक्स में। इन रियल लाइफ ऑल्सो मास एंड वेट आर डिफरेंट, जैसे मैंने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के फर्स्ट लेक्चर में बताया था। बट फॉर नाउ वी विल कंसिडर अटोमिक मास एंड अटोमिक वेट टू बी द सेम थिंग। मतलब अटोमिक मास का भी जो मतलब है, अटोमिक वेट का भी सही मतलब है। सो दिस इज ऑल अबाउट अटोमिक मास। नेक्स्ट सवाल ये होना चाहिए कि हमने कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड लिया। व्हाई इज कार्बन 12 टेकन एज द स्टैंडर्ड। इतने सारे हमारे पास एलिमेंट है, तो हमने सिर्फ कार्बन को ही क्यों चुना, कार्बन 12 को ही हमने स्टैंडर्ड क्यों चुना। हमने पहले हाइड्रोजन को यूज किया था स्टैंडर्ड के हिसाब से। सो व्हाई वाज इट चेंज्ड टू कार्बन 12। सो कार्बन 12 इज द मोस्ट स्टेबल एंड मोस्ट abundant आइसोटोप ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन 12 एक ऐसा स्पीशीज है जो बहुत स्टेबल है अपने आप में और बहुत वाइडली अवेलेबल भी है। तो हम ऐसा कोई चीज यूज करना चाहेंगे जो बहुत अबंडेंट हो, जो बहुत स्टेबल हो। दैट्स व्हाई कार्बन 12 वाज चोजन। इसके अलावा भी एक रीजन है, द मास ऑफ अ C12 एटम कैन बी मेजर्ड विद हाई प्रेसिशन, thus making it a reliable standard। अब अगर हम स्टैंडर्ड को ही ठीक से मेजर नहीं कर पा रहे, तो हमारे बाकी सारे जो मासेस है जिसको हम रिलेट करके निकालेंगे, वो तो गलत हो जाएंगे। सो वी नीड समथिंग एज अ स्टैंडर्ड जिसको हम बहुत एक्यूरेटली अच्छे से मेजर कर सके। एंड एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये देखा गया कि जो कार्बन 12 का जो एटम है, के मास को मेजर करना बहुत इजी है देन अदर एटम्स, और उसका प्रेसिशन बहुत हाई है। कि प्रेसाइज आप जितनी बार वो एक्सपेरिमेंट रिपीट कर रहे हो, आपको सेम रिजल्ट, सिमिलर रिजल्ट मिल रहे हैं, मतलब वो प्रेसाइज है। सो द मास ऑफ कार्बन 12 एटम कैन बी मेजर्ड विथ हाई प्रेसिशन। तो अगर हम स्टैंडर्ड को ही ठीक से मेजर ना कर पाए, तो हम ऑब्वियसली बाकी सारे एटम्स के मासेस भी अच्छे से नहीं निकाल पाएंगे। दैट इज वाई कार्बन 12 एटम वाज चोजन, बिकॉज इट्स मास कुड बी मेजर्ड विथ हाई प्रिसिशन। And the last point is it allows for most atomic masses to be expressed as whole numbers or close to whole numbers, which simplifies the calculation। हमें पता है कि एटम का मास बहुत कम होता है। ऑब्वियसली उसको कैलकुलेट करने में, उसको निकालने में, उसको यूज करके दूसरे कैलकुलेशंस करने में बहुत तकलीफ होती है। इसलिए कुछ हम ऑलवेज क्या चाहते हैं, हम जब भी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हम ऑलवेज, हमारा माइंडसेट ये रहता है कि भाई होल नंबर में अगर आंसर आ जाए, सब कैंसिल वैंसिल होकर सिर्फ होल नंबर में आंसर आ जाए, तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इट विल हेल्प अस। जब भी डेसिमल का बात आता है, फ्रैक्शंस की बात आती है, तो हमको वैसा लगता है कि ज्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा, डिफिकल्ट हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। ऑब्वियसली वी कैन जस्ट 21 डिवाइडेड बाई 3 इज 7। इट इज सो नाइस कि एकदम होल नंबर में हमको आंसर मिल गया। बट 23 डिवाइडेड बाई 3, फिर से डिवाइड करे, डेसिमल पॉइंट पुट करे, फिर से इट्स लाइक मोर कॉम्प्लिकेटेड। सो कार्बन 12 एक ऐसा एटम है जिसके रिस्पेक्ट में अगर हम दूसरे एटम्स के मासेस निकाले, तो देखा गया कि होल नंबर या फिर क्लोज टू होल नंबर में हमको आंसर मिल रहा है, विच विल हेल्प अस एंड सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस। लोग, साइंस का यूज क्या है, टू मेक आवर लाइव्स इजियर, कि हमको चीजें समझने में, उसको एक्सप्लेन करने में, कुछ बनाने में इजी हो। साइंस इज फॉर मेकिंग आवर लाइव्स इजियर। तो ऑब्वियसली साइंटिस्ट भी चाहेंगे कैलकुलेशंस को भी इजी करने, जितना कॉम्प्लिकेसी कम होगा उतना सबके लिए अच्छा होगा।
इसलिए कार्बन 12 के कंपैरिजन में अगर बाकी सारे मासेस हम निकालें एटम्स के तो वो होल नंबर या फिर क्लोज टू होल नंबर में आते हैं। इसलिए हमने कार्बन 12 को फाइनली साइंटिस्ट ने स्टैंडर्ड के हिसाब से चूज किया फॉर एटॉमिक masses. So these are the reasons why carbon was chosen among all elements and all isotopes as the standard for atomic masses. So this is like a pictorial representation of one carbon 12 atom. Relative atomic mass. अब हम सिर्फ एटॉमिक मास बोलेंगे तो वो थोड़ा गलत हो जाएगा, ऑल्दो हम एटॉमिक मास कह के ही कहते हैं। ये रिलेटिव वर्ड हमने क्यों लाया? बिकॉज नाउ वी नो कि हमारे जितने भी एटॉमिक मासेस है, जितने भी एलिमेंट्स के, सर वो सब रिलेटिव है, वो फिक्स्ड या फिर वो अल्टीमेट नहीं है। उसको हमने कार्बन के रिलेशन में निकाला, इसलिए इट इज नाउ रिलेटिव एटॉमिक मास। हम अभी कॉमनली इसको एटॉमिक मास बोलते हैं, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ऐसे करके बोलते हैं, बट इट इज एक्चुअली द रिलेटिव एटॉमिक मास। किसके रिलेशन में? कार्बन 12 एटम के रिलेशन में। Carbon 12 is one of the isotopes of carbon and it is assigned the mass of exactly 12 atomic mass unit. जब कार्बन के एक एटम को मेजर किया गया, उसके मास को निकालने की कोशिश की गई, तो फाइनली हमको ये पता चला कि एक एटम, कार्बन 12 के एक एटम का मास होता है 12 एटॉमिक मास यूनिट। ये एटॉमिक मास यूनिट को हमने शॉर्ट में लिखा AMU। सो 12 AMU। जैसे हमारे डिफरेंट यूनिट्स रहते हैं मास के, वेट के, जैसे केजी, ग्राम, टन्स। सो दिस इज ऑल्सो अ यूनिट फॉर वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मास। एटम के लेवल का कोई चीज है, उसका जो मास है एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं उसको। और कार्बन के एक एटम का मास है 12 AMU। इफ द कार्बन 12 atom is divided into 12 equal parts, each part would be 1 AMU. दिस इज वेरी कॉमन लॉजिक। सो एक कार्बन का टोटल है 12 AMU और इस कार्बन को हमने 12 इक्वल पीसेस में हमने उसको डिवाइड कर दिया। मतलब ये जो पीस है, ये जो सारे जो पीसेस है, ये सब सेम है एक दूसरे के साथ। तो इस एक पीस का मास कितना होगा? 1 AMU। टोटल था 12 AMU, हमने 12 पीसेस किए तो 12 बाई 12 इट इज 1 AMU। मतलब अगर एक कार्बन 12 के एटम को हमने 12 पोर्शंस में, 12 इक्वल पोर्शंस, ऑब्वियसली 12 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड कर दिए तो एक पोर्शन का मास हो जाएगा 1 AMU। दिस इज सिंपल लॉजिक। One atomic mass unit is thus defined as the mass equal to 1/12 of the mass of one carbon atom. मतलब 1 AMU को हम क्या कहते हैं? 1/12 of mass of one C12 atom. मतलब एक C12 एटम का मास है 12 AMU, उसको अगर हम 12 से डिवाइड करें तो हमको मिलेगा 1 AMU। वन एटॉमिक मास यूनिट का यही डेफिनेशन है कि इट इज 1/12, 1/12 इंटू द मास ऑफ वन कार्बन 12। सो दिस इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। और ये डेफिनेशन कहाँ से आया? आई थिंक इट इज नाउ क्लियर टू यू। दिस इज वन कार्बन 12 एटम जिसका टोटल मास है 12 AMU। इसको हमने 12 इक्वल पीसेस में डिवाइड कर दिया तो एक पीस का हमारा मास हो गया 1 AMU। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वन एटॉमिक मास यूनिट। सो फिर से मैंने यहाँ पे मेंशन किया है 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 इंटू द मास ऑफ वन कार्बन 12। एक कार्बन 12 के एटम को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो उसको वैल्यू आएगा 1 AMU और 1 एटॉमिक मास यूनिट। Thus, in a relative scale, the mass of hydrogen atom is 1.008 AMU. राउंड ऑफ करके लिखे तो एक होल नंबर आता है 1 AMU। Mass of an oxygen atom is 15.995 AMU or 16 AMU and so on. So this is the relative scale. अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो वहां पे सारे एलिमेंट्स के ऊपर उनके मासेस लिखे होते हैं।
लेकिन वो सब मास जो है रिलेटिव स्केल में है कार्बन 12 के साथ। मतलब हाइड्रोजन एटम का जो मास है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 AMU। मतलब एक पीस का, एक कार्बन एटम को जब हमने 12 पीसेस कर दिए, एक पीस का मास इज इक्वल टू 1 हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हाइड्रोजन के एटम का मास है 1 AMU। So this is how in a relative scale we can, scientists were able to find out the atomic masses of different elements. जैसे ऑक्सीजन का रहता है 16 AMU, like that. So it is relative to the carbon 12 atom. You have to always remember this. This is for mostly your knowledge, क्योंकि अभी हम रिलेटिव नहीं बताते, हम सिर्फ एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट करके ही इसको हम एड्रेस करते हैं। लेकिन इट इज एक्चुअली, इफ यू आर आस्क्ड दिस इन एनी place, in any college interview or anything, it is actually the relative atomic mass. At present, AMU has been replaced by U, which is called unified mass. तो अब atomic mass unit नहीं कहते, इसको हम unified mass कहते हैं, उसको U से denote करते हैं। So 1 AMU is equal to 1.66 into 10 to the power minus 24 grams. This is very, very important, क्योंकि अब हम एएमयू को किसके साथ रिलेट कर रहे हैं? एक बहुत ही कॉमन यूनिट के साथ, मास का, जो हम डेली, हम जिसके बारे में बात करते हैं, हम कोई सब्जी लेने जाते हैं तो हम 500 ग्राम, 200 ग्राम कुछ भी खरीदते हैं तो ये ग्राम हम बहुत यूज करते हैं। तो 1 AMU का जो वेट है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स। मतलब जीरो के बाद आपका 24 जीरो के बाद 166 आएगा। So this is the mass of one atom of hydrogen. This can also be, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स, या फिर कार्बन एटम के 12 पार्ट्स के एक पार्ट का मास है 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, AMU टू ग्राम। And gram से किलोग्राम, obviously you can convert, 1 kilogram is 1000 grams. So this is a very, very important relation. Atomic mass हमको पता चल गया कि क्या होता है। एक, किसी भी एक एलिमेंट का, एक एटम का जो मास है उसी को हम कहते हैं एटॉमिक मास। उसको हम एक रिलेटिव स्केल में निकालते हैं, जो जिसका स्टैंडर्ड है हमारा कार्बन 12 एटम। अब आते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास में। व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास? Average atomic mass is relevant for elements which exist as more than one isotope. So basically, average atomic mass is only applicable for those elements जिनके एक से ज्यादा isotopes रहते हैं। हम ऑलरेडी जानते हैं isotopes का मतलब है जिन elements का atomic number सेम रहता है लेकिन mass number different रहता है। जैसे isotopes के example, this is protium, deuterium, tritium। तो इन सब में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो वैरी करता है। यहाँ पे हमारे है एक न्यूट्रॉन और यहाँ पे हमारे है 2 न्यूट्रॉन्स। सो मास इनका देखिए अलग है, लेकिन ये एलिमेंट इन इटसेल्फ ये हाइड्रोजन ही है, क्योंकि इनका एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी, वो सेम है। तो ऐसे केस में फिर हाइड्रोजन का मास हम कैसे ले, या फिर एटॉमिक मास को हम कैसे बताएं? क्योंकि यहाँ पे एक आइसोटोप का मास यहाँ पे 1 है, एक आइसोटोप का मास यहाँ पे 2 यूनिफाइड मास यूनिट्स है, यहाँ पे इसका 3 AMU है। सो फॉर दीज केसेस, जब एक एलिमेंट के कई सारे आइसोटोप्स होते हैं, तब हम एवरेज एटॉमिक मास को निकालते हैं। इट इज कैलकुलेटेड बाय कंसिडरिंग ऑल द आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। सारे जो आइसोटोप्स के मास है के साथ उनका जो अबंडेंस है, कि वो कितना ज्यादा नेचर में पाया जाता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है, उनका जो अबंडेंस है उसको रिलेट करके ही हम एवरेज एटॉमिक मास को निकालते हैं। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर ऑफ कार्बन। 3 आइसोटोप्स हैं यहाँ पे, C12, C13 एंड C14। इनका रिलेटिव अबंडेंस देखिए, कार्बन C12 जैसे मैंने बताया था का अबंडेंस सबसे ज्यादा है, बहुत अबंडेंटली इट इज फाउंड इन नेचर।
So it is 98.89%, almost it is 99% abundance. C13 का abundance है 1.1 एंड C14 का abundance बहुत ही कम, 2 into 10 to the power -10, मतलब 0.00 करके 10 zeros, उसके बाद हमारा 2, सो वेरी वेरी लेस abundance. एटॉमिक मास जो है इसका है 12, इसका है 13 और इसका है 14. इन डेसिमल्स को हम इग्नोर कर सकते हैं. इफ यू जस्ट राउंड इट ऑफ, इट इज 12, 13 एंड 14. So this is the formula to calculate the average atomic mass. Relative abundance into the atomic mass divided by 100. Sum of the products of relative abundance and atomic mass divided by 100 will give you your average atomic mass. This is a huge calculation. You can calculate and match your answer. अगर हम तीनों आइसोटोप्स का एवरेज मास निकाले तो इट विल कम 12.011, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, अगर हम राउंड ऑफ करें तो 12 AMU या फिर 12U. अभी तो AMU की जगह हम U लिखते हैं, 12U. तो अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो कार्बन के ऊपर जो मास लिखा रहता है वो 12 ही रहता है, क्योंकि वो उसका एवरेज एटॉमिक मास ही है. एवरेज एटॉमिक मास 12 ही क्यों निकला? बिकॉज 12 का ही अबंडेंस सबसे ज्यादा है, विच इज 99%. तो लॉजिकली अगर हम एवरेज निकाले तो वो 12 AMU ही आएगा. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज एटॉमिक मास, की जो सारे आइसोटोप्स रहते हैं उनका मास into their relative abundance, उसका आप सम कीजिए डिवाइडेड बाय 100. दिस विल बी 10 to the power -10 पावर में रहेगा ये. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एवरेज एटॉमिक मास. पहले एवरेज एटॉमिक मासेस से क्वेश्चंस आते थे कैलकुलेट करने का, लेकिन अभी ये बहुत टफ कैलकुलेशन है, बहुत डेसिमल्स है, बहुत कुछ है, तो अभी इस पोर्शन से कैलकुलेशंस या फिर न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस नहीं आते. But just for your information, you should know कि जो आइसोटोप्स, जिन एलिमेंट्स के आइसोटोप्स रहते हैं, उनका जो मास आप देखते हो वो उनका सिर्फ एटॉमिक मास नहीं बल्कि एवरेज एटॉमिक मास. So this was all about atomic mass. So now we will move on to our next topic or next mass, which is molecular mass. So now we will see what is molecular mass. नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर मास. अगर एटॉमिक मास एटम का मास है तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास इज मॉलिक्यूल्स मास. तो मॉलिक्यूलर मास कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एटम्स. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में कि मॉलिक्यूल जो है हमारे एटम्स से ही बनते हैं. सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स और डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. H2 में जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम है, सेम एटम्स है. H2O मॉलिक्यूल में जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स है. एटम्स को मिलके ही एक मॉलिक्यूल बनता है और उस एक मॉलिक्यूल का जो मास है उसी को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास था हमारा एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास है एक मॉलिक्यूल का मास. लेकिन ये मॉलिक्यूल एटम से ही बनते हैं, तो ये चीज हमको जरा ध्यान में रखना है. इट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. इसको हम निकाल कैसे सकते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से. The mass of a molecule can be obtained by multiplying the atomic mass of each element with its number of atoms and adding them. ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है. इसको समझने से पहले हम एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ लेते हैं. जैसे H2O, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. 2 इंटू हाइड्रोजन का क्या एटॉमिक मास है? 1 AMU. और ऑक्सीजन का क्या एटॉमिक मास है? 16. तो क्या आएगा हमारा? 16 + 2 18 AMU है वाटर का मॉलिक्यूलर मास. मतलब वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास है 18 AMU. तो हमें पहले इसको निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को जानना. अगर हमको नहीं पता कि वाटर H2O है, अगर हमने H2O2 को वाटर सोचा तो ऑब्वियसली हम कैलकुलेशन में गलती करेंगे. बट वी ऑब्वियसली नो दैट वाटर इज H2O. तो फॉर्मूला हमको पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हमारे पास है, हमको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक मास हमको पता है. तो सिंपली, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 × 1 + 16, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1 + 16.
दैट इज ऑल्सो द सेम थिंग। तो जितने एटम्स है इंडिविजुअली उनके मासेस को अगर हम ऐड कर दे तो ही हमको सिंपली मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा। वेरी इजी, वेरी सिंपल, कुछ समझने वाली चीज ही नहीं है यहाँ पे। तो एटॉमिक मास था एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास है एक मॉलिक्यूल का मास, जो हम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, जिस एटम से वो मॉलिक्यूल बना है उसको यूज करके हम निकालते हैं। सो दिस इज मॉलिक्यूलर मास। So now we can see some examples, very easy. Molecular mass of water, H2O, 2 into 1U plus 16U, 18U. मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में ही इसको सॉल्व कर दिया था। मास ऑफ वाटर। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला है? CO2। कार्बन के एक एटम का क्या मास है? 12U। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो 2 into 16, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 44U। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला CH4। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है फॉर्मूला को जानना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो आप नहीं निकाल पाएंगे। CH4 एक कार्बन एटम है, 12U, चार हाइड्रोजन एटम्स है, 4 into 1U विच इज 16U। बहुत इजी है, इससे इजी तो शायद कुछ हो ही नहीं सकता, बहुत आराम से हो जाएगा। तो इतना ही अगर इजी है तो आप भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, बहुत इजी है, जस्ट जैसे करना है, जितने भी एटम्स है उनके मासेस को आपको बस ऐड करते जाना है। सो आप NO2 का निकालिए, ग्लूकोज का निकालिए, मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है फॉर योर हेल्प, एंड मिथेनॉल। So just look at the formula and just add the atomic masses of all the atoms that is present in one molecule and you will get your molecular mass very easily. एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट ही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसलिए मैंने उसको ज्यादा एक्सप्लेन किया अच्छे से, रिलेटिव एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास। अगर आप एटॉमिक मास को बहुत इजीली समझ पाए तो आपको मॉलिक्यूलर मास और बाकी जो मासेस में डिस्कस करूंगी उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सो आई थिंक मॉलिक्यूलर मास वाज वेरी इजी एंड नाउ वी विल मूव ऑन टू अनदर इजी कॉन्सेप्ट विच इज ऑफ फॉर्मूला मास। कि अब ये क्या है? एटॉमिक मास हमको समझ में आया कि एक एटम का मास है एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास हमको समझ में आया कि एक मॉलिक्यूल का मास है मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये फॉर्मूला मास क्या है? नाम में ही फॉर्मूला है तो ऑब्वियसली केमिकल फॉर्मूला से कुछ रिलेशन होगा। फॉर्मूला मास इज यूज्ड फॉर सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। केमिस्ट्री इज अ वाइड सब्जेक्ट, बहुत कुछ है इसमें, सिर्फ एटम्स और मॉलिक्यूल्स में ही कहानी खत्म नहीं होती। आयंस रहते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ऐसे डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स करके कुछ नहीं रहता। तो ऐसे केसेस में जब मॉलिक्यूल ही नहीं है तो हम कैसे मास निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास तो एटॉमिक मास से ही आता है, तो अगर मॉलिक्यूल ही नहीं है, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल ही नहीं है, तो हम कैसे मास निकालेंगे? इसलिए यहाँ पे यूज होता है फॉर्मूला मास का। इट इज मेनली यूज फॉर आयनिक सब्सटेंसेस कंटेनिंग पॉजिटिव आयंस जिसको कहते हैं कैटायंस एंड नेगेटिव आयंस जिसको कहते हैं एनायंस, विच आर अरेन्ज्ड इन अ 3 dimensional स्ट्रक्चर। अगर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके प्रोसीड किया तो आपको एक चैप्टर पढ़ना होगा विच इज कॉल्ड सॉलिड स्टेट। पहले भी सिलेबस में ये चैप्टर हुआ करता था बट रिसेंटली इट हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द स्कूल करिकुलम आल्सो एंड द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। तो ये जो आयनिक सब्सटेंस है, जो ये 3D स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, वो सॉलिड स्टेट में हम स्टडी करते हैं। क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं है तो हमें भी यहाँ पे दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, जस्ट वी हैव टू नो कि ऐसे केसेस में ऐसे सब्सटेंसेस के लिए हम फॉर्मूला मास का यूज करते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे फेमस, सबसे सिंपल हमारा जो आयनिक सब्सटेंस है वो है NaCl। आयनिक सब्सटेंस एक बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव जब कंबाइन करते हैं तब आयनिक सब्सटेंस यूजुअली बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड जिसका कैटायन है Na+, पॉजिटिव आयन, एंड एनायन नेगेटिव आयन है Cl-। In the solid state, each sodium ion is surrounded by 6 Cl- ions. तो ये चीजें सॉलिड स्टेट का है, मैंने बस एक आइडिया के लिए मैंने बस यहाँ पे डाला है, इट्स नॉट दैट इम्पोर्टेंट।
The formula mass is calculated by adding the atomic mass of sodium and the atomic mass of chlorine as per the formula of the substance. तो ये मॉलिक्यूलर मास के जैसा ही है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम जानते हैं NaCl, तो हम बस Na का जो मास है M1 और क्लोरीन का जो मास है, क्लोराइड का जो मास है M2, उसको ऐड करेंगे और ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला मास। तो यहाँ पे हमको कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। जब ऐसा कोई स्पीशीज है जिसका मॉलिक्यूल नहीं है डिस्क्रीट, तो उसको हम सिर्फ फॉर्मूला यूज करके हम उसको मास निकालेंगे एंड उसको हम कहेंगे फॉर्मूला मास। सो यहाँ पे वी हैव कैलकुलेटेड द फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। Na का वन एटम ऑफ सोडियम इज 23U and one atom of chlorine is 35.5U. So it is 58.5U is the formula mass of sodium chloride. तो यहाँ पे भी मॉलिक्यूलर मास जैसे फॉर्मूला पता होना जरूरी है, लेकिन इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कह सकते क्योंकि इस स्पीशीज में मॉलिक्यूल्स ऐसे नहीं होते, इनमें आयंस होते हैं, इसलिए हम इसके लिए फॉर्मूला मास निकालते हैं, मतलब फॉर्मूले से हम मास निकाल रहे हैं। और आयनिक स्पीशीज है मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 है उसका फॉर्मूला। एक मैग्नीशियम एटम का मास है 24 यूनिट और यहाँ पे दो क्लोरीन है, तो 2 इंटू 35 इंटू 5 विच इज 95। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्योंकि बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, आप भी कर पाएंगे, तो इसलिए आपके लिए कुछ क्वेश्चंस। पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सोडियम फ्लोराइड। यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूलाज नहीं दिए हैं क्योंकि अगर मैंने फॉर्मूलाज दे दिए आपको कुछ करना ही नहीं होगा। तो आप जाके यू दीज आर वेरी वेरी कॉमन आयनिक स्पीशीज, कॉमन सॉल्ट्स। So I think you already know about the formulas. If you do not know, let me know in the comments or maybe try to find it out and please comment the formula masses of potassium chloride, calcium chloride, silver bromide and sodium fluoride. एंड किसी भी एटम के मास के बारे में अगर आपको डाउट हो, आपको नहीं पता है, यू कैन ऑलवेज रेफर टू योर पीरियोडिक टेबल, जहाँ पे हर एलिमेंट के ऊपर उसका एटॉमिक मास लिखा हुआ होता है। उस एलिमेंट के एक एटम का जो मास है दैट इज मेंशन इन द पीरियोडिक टेबल। So this was all about formula mass, which was also very very easy, just like our molecular mass. Now we will move on to our next topic, gram atomic mass and gram molecular mass. मोल कॉन्सेप्ट का कह के हम अभी तक मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंच ही नहीं पाए, हम अभी तक प्री इंट्रोडक्शन में ही है, तो इंट्रोडक्शन में भी नहीं पहुंच पाए। Do not worry, just these are very simple concepts and these are in your syllabus, so you should have an idea about all this. So what is gram atomic mass? It is a little bit interesting. तो atomic mass तो हम समझ चुके हैं, the mass of one atom. तब ये ग्राम क्या है? ग्राम atomic mass कहाँ से आया? Gram atomic mass of an element is the mass of 1 mole of atoms expressed in grams. आ गए हमारे मोल भाई साहब, यहाँ पे 1 mole of atoms। अभी इसको हम इग्नोर करते हैं कि 1 mole क्या है, इसको हम इग्नोर करते हैं। ये समझ लेते हैं कि 1 mole एक क्वांटिटी है, एक सब्सटेंस का क्वांटिटी। जैसे हम वेट एक क्वांटिटी है हमारा, टाइम एक क्वांटिटी है, ऐसे मोल एक क्वांटिटी है, एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ये इंडिकेट करता है। तो ग्राम एटॉमिक मास मतलब कि जब 1 मोल एटम रहेगा उसका जो मास ग्राम्स में रहेगा उसको हम कहेंगे ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या था? एक एटम का मास। और ग्राम एटॉमिक मास क्या है? 1 मोल एटम का मास है हमारा ग्राम एटॉमिक मास। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन आप इसको अच्छे से समझिए, मैंने जो बताया इसको अच्छे से समझिए तो आपको परेशानी नहीं होगी। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम, वन सिंगल एटम। ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 mole of atoms. So it is numerically equivalent to the atomic mass of an element, but instead of atomic mass unit, it is expressed in grams. एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का जो है, उसका जो नंबर है, उसका यूनिट हम इग्नोर करें, उसका जो नंबर है न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट। ग्राम एटॉमिक मास का जो वैल्यू होगा
वो किसके इक्वल होगा? एटॉमिक मास के ही इक्वल होगा, लेकिन उसका जो यूनिट रहेगा वो रहेगा ग्राम्स में। मतलब ग्राम एटॉमिक मास हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 1 ग्राम, क्योंकि 1 AMU एक एटम, एक हाइड्रोजन एटम का मास था। तो वन वैल्यू हमारा सेम रहेगा, सिर्फ यूनिट यहाँ पे चेंज होगा, ग्राम्स हो जाएगा। तो 1 मोल एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास है 1 ग्राम, जिसको हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो जो एटॉमिक मास है उसके इक्वल है, न्यूमेरिकली उसके इक्वल है, लेकिन उसका यूनिट अलग है। एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 ग्राम, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 ग्राम, एंड सो ऑन। तो ये जो वैल्यूज आप देखिए, जो नंबर 1, 16, 12, ये सब उनके एटॉमिक मास के नंबर के साथ इक्वल है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक चीज चेंज क्या हो गया है? AMU की जगह हमने यहाँ पे ग्राम्स में हमने मास को एक्सप्रेस किया है। यही डिफरेंस है ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास में। दोनों बहुत क्लोज है, लेकिन फिर भी बहुत अलग है। तो दिस इज ऑल अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। तो अब एक चीज आप लॉजिकली सोचिए कि एक एटॉमिक एटॉमिक मास जो है, या फिर रिलेटिव एटॉमिक मास, इट इज एक्सप्रेस्ड इन AMU और U। जो AMU और ग्राम का रिलेशन है मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। वॉट एवर स्टेटमेंट आई हैव रिटन, आप उसको भूल जाइए, आप खुद लॉजिकली सोचिए कि एटॉमिक मास जो है ये एक एटम का मास है। किसी भी एक एलिमेंट का एक एटम का मास है एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, एक हाइड्रोजन एटम का जो मास है वो है 1U। उस 1U को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? ग्राम्स में। तो हमारा यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये है हमारा एटॉमिक मास। किसका एटॉमिक मास? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। हाइड्रोजन के एक एटम का ये मास है। अब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमने क्या देखा लास्ट स्लाइड में कि ये है 1 ग्राम। तो ये नॉर्मल नहीं है कि इसमें एक एटम से कहीं ज्यादा एटम्स है, क्योंकि अगर एक एटम का मास यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स, मतलब 0.000 करके ऐसे 24 जीरोस है, उसके बाद 1.66 या फिर जो भी है, वहां पे हमारा यहाँ पे 1 ग्राम है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 ग्राम का मास कितना होगा? कम होगा, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन ये जो मास है 1U, इसको आप इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये इतना छोटा है। अगर एक एटम का मास इतना कम है, तो 1 ग्राम अगर मास है, मतलब एक से कहीं ज्यादा एटम होंगे, मोर देन 1 एटम, ऑब्वियसली। ये लॉजिकल चीजें हैं, आप इसको खुद सोचिए अच्छे से, आपको इजीली समझ में आएगा कि एक एटम का अगर इतना कम मास है, तो अगर मास ज्यादा होगा, इसका मतलब तो ये है कि एटम्स भी ज्यादा है। तो अब एक सिंपल मैथ्स करते हैं, हम यूनिटरी मेथड अप्लाई करके देखते हैं। 1.66 इंटू 10⁻⁻4 grams is the weight or the mass of one atom of hydrogen। तो 1 ग्राम, सपोज n एटम्स का होना चाहिए, n का क्या वैल्यू होना चाहिए? 1 डिवाइडेड बाई 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, -24 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। कि एक एटम का मास अगर इतना हुआ, इतने सारे एटम्स का मास होना चाहिए 1 ग्राम। और अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, आपको मिल जाएगा समथिंग विच इज कॉल्ड द एवोगाड्रोस नंबर, विच इज 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। मतलब 6.23 इंटू 10⁻23। या फिर हम, आप सोचने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि 6 इंटू 10⁻23, मतलब 6 के बाद 23 जीरो, इतना एक बड़ा वैल्यू है। उतने अगर एटम्स रहे हाइड्रोजन के, का मास होगा हमारा 1 ग्राम। ये आप इजीली कैलकुलेट करके देख सकते हैं। हाइड्रोजन का तो हमने कर लिया, किसी दूसरे एलिमेंट को यूज करके देखते हैं। जैसे कि हमारा कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, कार्बन के एक एटम का मास है 12U, हमको पता है। एक यू का अगर ये मास है, 12U का रहेगा 12 इंटू दिस,
तो ये है हमारे एक कार्बन एटम का मास। अब हमको पता है कि ग्राम एटॉमिक मास जो है कार्बन का वो होगा हमारा 12 ग्राम। ये हमारा ग्राम एटॉमिक मास है। तो फिर कितने एटम्स होने चाहिए? दिस डिवाइडेड बाई 12। तो यहाँ पे 12 12 कैंसिल हो जाएगा, फिर से आपका 1/1.66 इंटू 10⁻24 ही आएगा। अगेन द वैल्यू विल कम सेम, 6.023 into 10 to the power 23 atoms of carbon will weigh 12 grams. तो ये जो वैल्यू है, दिस कैलकुलेशन कैन बी डन यूजिंग एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट आप ले लो, उसको सेम मेथड में आप कैलकुलेट करो, उसका एटॉमिक मास देखो, डिवाइडेड बाय उसका ग्राम एटॉमिक मास करो, तो आपको यही आपको मिलेगा। So it will always give you 6.023 into 10 to the power 23 atoms. तो ये एक ग्राम एटॉमिक मास है 12 ग्राम, और डिवाइडेड बाय ये एटॉमिक मास है 12 इंटू दिस। यूनिट हमको सेम रखना है वरना हम कैंसिल नहीं कर पाएंगे। ये 12 ग्राम्स है और ये भी ग्राम्स में है। हमेशा आपको यही वैल्यू मिलेगा और यही है हमारा 1 मोल। 1 मोल ऑफ एटम्स मतलब 6 के बाद 23 जीरो एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। यही है हमारा 1 मोल इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, आपके जो भी पसंद का एलिमेंट है, सोडियम कैल्शियम जो भी है, सिमिलर वे में आप कैलकुलेट कीजिए, आपको हमेशा यही वैल्यू आपको फिक्स्ड मिलेगा, एंड दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 मोल। 1 मोल एक क्वांटिफाई करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, जिसका वैल्यू रहता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो यही से अब हम शुरू कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप हमारा मोल कॉन्सेप्ट। तो आप ग्राम एटॉमिक मास को एक बार ध्यान से समझिए, खुद समझिए। मैंने सारे मटेरियल्स यहाँ पे लिख दिए हैं, स्टेटमेंट वाइज आपको समझाया है। आप ठंडे दिमाग से सोचिए एंड द कॉन्सेप्ट विल बी वेरी वेरी क्लियर टू यू। यहाँ से ही हमारा मोल का जो कॉन्सेप्ट है ये स्टार्ट हो रहा है। तो एटॉमिक मास है एक एटम का मास, और ग्राम एटॉमिक मास है एक मोल एटम का मास। और एक मोल एटम में कितने एटम्स रहते हैं? 0.023 इंटू 10⁻23। एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज फिक्स्ड, इज ऑलवेज फिक्स्ड, ऑलवेज फिक्स्ड। सो कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, एक एटम का मास है 1 U, वही एक मोल एटम का मास है 1 ग्राम। कार्बन का है 12 U, 12 ग्राम। सिमिलरली सेम वैल्यूज है, सिर्फ ये जो यूनिट है यहाँ पे, यूनिट यहाँ पे बदल जा रहा है। यूनिफाइड मास से हम ग्राम्स में लेके जा रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि एटॉमिक मास का जो वैल्यू है, जो नंबर है, नंबर सेम रहता है, लेकिन उसका जो यूनिट है वो बदल जाता है, इसलिए उसका डेफिनेशन भी बदल जाता है। एटॉमिक मास इज द मास ऑफ वन एटम, एंड ग्राम एटॉमिक मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ 1 मोल एटम्स, जो कि है हमारा 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज ऑल अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। अब अगर आपको ग्राम एटॉमिक मास समझ आ गया, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास में कुछ भी नहीं है, सेम है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास का जो रिलेशन था, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास का सेम रिलेशन है। वहां पर हम सब एटम्स के साथ डील कर रहे थे, अभी हम मॉलिक्यूल्स के साथ डील करेंगे। ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स और अ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, बेसिकली 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। It is numerically equal to the molecular mass. सेम कॉन्सेप्ट, सिर्फ वहां पे एटम्स की बात हो रही थी, यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात हो रही है। न्यूमेरिकली इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, बट इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इंस्टेड ऑफ द एटॉमिक मास यूनिट, इसलिए इसको कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ वाटर इज 18 ग्राम। सॉरी, दिस विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैंने यहाँ पे सब एटॉमिक लिखा हुआ है। ग्राम मॉलिक्यूलर अगेन and molecular again.
gram molecular mass of water will be 18 gram molecular mass of carbon dioxide will be 44 gram molecular mass of sodium chloride is 58.5 grams, so on. यहाँ पे ग्राम फॉर्मूला मास करके हम एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ते, सिर्फ अटोमिक ग्राम अटोमिक मास और ग्राम फॉर्मूला मास में ही हम इसको रखते हैं। सेम जो मॉलिक्यूलर मास था, एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो मास था 18 U, एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास रहेगा 18 ग्राम। सिमिलर कॉन्सेप्ट एंड वेरी इजी। फिर से हम अपना दिमाग लगाएंगे, हमारा जो खुद का लॉजिक है उसको अप्लाई करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास जो है वो हम एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास में एक्सप्रेस करते हैं, जिसका डेफिनेशन है कि वो एक मॉलिक्यूल का मास है, एक सिंगल मॉलिक्यूल का जो मास है। जैसे वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है उसका मास है 18 U, जिसको अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट करें तो हमको इसको 1.66 इंटू 10⁻24 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अगर हमारा अब जो ग्राम मॉलिक्यूलर, फिर से यहाँ पे ग्राम मॉलिक्यूलर जो मास है अगर वो 18 ग्राम्स हुआ तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा मॉलिक्यूल तो होंगे ही। एक मॉलिक्यूल का मास 10⁻⁻24 ग्राम के रेंज में है, तो अगर हमको उसको 18 ग्राम में लाना है तो ऑब्वियसली एक मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रहेंगे। फिर से सिंपल यूनिटरी मेथड को हम अप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम्स में इतना है, कितने मॉलिक्यूल्स का मास हम ग्राम्स में 18 ग्राम्स हमको नहीं पता, तो जो हमारा ग्राम मॉलिक्यूलर मास है 18 ग्राम्स डिवाइडेड बाय एक मॉलिक्यूल का मास will give us the molecules which is again the same value 1 mole 6.023 into 10 to the power 23। इस नंबर को अच्छे से परमानेंटली अपने दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि ये में भी क्वेश्चंस आप करेंगे। इस वैल्यू को जब भी आपको 1 मोल से कन्वर्ट करना होगा कुछ भी, आपको इस वैल्यू को यूज करना होगा। इस वैल्यू को अच्छे से दिमाग में परमानेंटली टैटू कर दीजिए, हमेशा आपको याद रखना है ये जो 1 मोल का जो वैल्यू है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक कितने सारे मॉलिक्यूल्स का मास है 18 ग्राम्स, अगर हम एक मॉलिक्यूल के मास से हम डिवाइड करें तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे, जो हमारा निकला है 1 मोल। जो सेम लॉजिक हम ग्राम एटॉमिक मास में फॉलो कर रहे थे, सिमिलरली हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास में भी कर रहे हैं। सिमिलरली आप अगर CO2 का निकालेंगे तो 44 यूनिट यूनिफाइड मास रहेगा, ग्राम में कन्वर्ट कीजिए तो एक ग्राम मॉलिक्यूलर मास को आप एक मॉलिक्यूल के मास से डिवाइड कर दीजिए, आप फिर से 1 मोल वैल्यू आपको मिलेगी। किसी भी मॉलिक्यूल के साथ आप रिपीट कीजिए, कोई भी कंपाउंड ले लीजिए, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज करके आप ये कैलकुलेशन कीजिए, आपको हमेशा 6.023 इंटू 10⁻23 ही वैल्यू मिलेगा, जो कि है हमारा 1 मोल। फिर कंपेयर करके देख लीजिए, 1 मॉलिक्यूलर मास इज द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल एंड ये है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 18 U 18 ग्राम्स, 44 U 44 ग्राम्स, मीथेन का 16 U 16 ग्राम्स। खुद भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपको सेम ही वैल्यूज आएंगे। सो दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक मोल मॉलिक्यूल्स का वेट जब मास और वेट जब आप ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको मिलेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। हमने ऑलरेडी मोल की तरह बढ़ना स्टार्ट कर दिया, कदम हमने रख दिया है। सो नाउ वी विल जस्ट डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट मोल कॉन्सेप्ट एंड देन we will continue obviously about mole concept in our next classes। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट कहना क्या चाहता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस और व्हाट इज द आइडिया ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। Since atoms and molecules are extremely small in size, their numbers are extremely high even in a small amount of any substance। एटम्स मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे होते हैं, आप एक बहुत छोटा सा टुकड़ा किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का
एक बूंद अगर आप पानी ले ले, उस पानी के एक बूंद में भी कई सारे लाखों करोड़ों आपके एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेंगे। तो उनका साइज इतना ही छोटा है। तो इतना छोटा है कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप एक बहुत कम अमाउंट में पानी ले, एक बूंद पानी में भी बहुत हाई नंबर में एटम्स और मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, क्वांटिफाई द अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। कितना सब्सटेंस है उसको अगर हम एटम और मॉलिक्यूल के नंबर के साथ रिलेट कर पाए, इसीलिए मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। कि एक बूंद पानी जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एक एटम को कभी हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। एक बूंद पानी में भी कई सारे मॉलिक्यूल्स रहेंगे, लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स रहेंगे वाटर के। बट अगर आपको कोई कहे कि एक बूंद पानी, तो आप सोच सकते हो कि अच्छा एक बूंद पानी कैसा दिखता होगा, या इमेजिन कर सकते हो। तो एक एटम या फिर एक मॉलिक्यूल कैसा दिखता है आप कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते। इसीलिए एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट करने के लिए ही मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। इट इज यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि कितने एटम्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने लाख मॉलिक्यूल्स है, कितने करोड़ों मॉलिक्यूल्स है, को क्वांटिफाई करने के लिए, इसके ऊपर एक नंबर सेट करने के लिए मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया। कोई भी पार्टिकल्स हो सकता है, एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स, आयंस, कुछ भी पार्टिकल हो सकता है इन एनी सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस में कोई भी पार्टिकल, कितने सारे पार्टिकल है, क्या उसका नंबर है, उसको समझने के लिए ही मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। इट फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक लेवल। मैक्रो मतलब कुछ बड़ा, समथिंग विच इज बिग, जैसे कि मास ऑफ सब्सटेंस। कोई भी एक चीज है, एक पानी की बॉटल, क्या उसका मास है, क्या उसका वेट है, आप हाथ में लेकर आप इमेजिन कर सकते हैं इतना वेट होगा। एंड द माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल मतलब बहुत छोटी कोई चीज, माइक्रोस्कोप के लेवल में, जिसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, या फिर बहुत छोटी चीज, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि मोल कॉन्सेप्ट को क्यों इंट्रोड्यूस करवाया गया, क्या इंपॉर्टेंस है मोल कॉन्सेप्ट। ये जो मैक्रोस्कोपिक चीजें हैं, जो सब्सटेंस का मास है या फिर जो अमाउंट है, उसको बहुत छोटी चीजों के साथ रिलेट करने के लिए, जैसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें, पार्टिकल है ये, इनके साथ रिलेट करने के लिए ही मोल कॉन्सेप्ट का इंपॉर्टेंस है। मोल कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं, समझते हैं। So this is the significance or the importance of mole concept. The mole symbol is MOL, is the SI unit of the amount of any substance. पहले लेक्चर में मैं जब यूनिट्स के बारे में डिस्कस कर रही थी, तब एसआई यूनिट में मोल भी था, विच वाज द एसआई यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। कितना, किस एक चीज में कितना सब्सटेंस है, कितने पार्टिकल्स है, कितने मॉलिक्यूल्स है, कितने एटम्स है, वही डिटरमाइन करता है हमारा मोल। Very important point. 1 mole of a substance contains the 6.022 into 10 to the power 23. 6.023 भी लिख सकते हैं, इट इज ओके। यहाँ पे 6.022 लिखा है मैंने। 6.023 into 10 to the power 23 एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कोई भी पार्टिकल हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, कोई भी पार्टिकल हो सकता है। लेकिन एक मोल मतलब एक मोल ऑफ एनीथिंग इज इक्वल टू 6.023 into 10 to the power 23। दिमाग में टैटू करना है। एंड दिस फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज द एवोगाड्रोस नंबर। एवोगाड्रोस नंबर को Na करके डिनोट किया जाता है। अगर कोई आपको बोले व्हाट इज एवोगाड्रोस नंबर, इमीडिएटली ये नंबर आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, आपके आंखों के सामने ये फ्लोट होना चाहिए कि 6.023 into 10 to the power 23। You have to remember it at all times. This is the Avogadro's number, and it indicates 1 mole of anything, 1 mole of atoms, 1 mole of molecules, 1 mole of ions, anything. But this value will always remain the same. Mole can be defined as the amount of substance that contains as many elementary entities, atoms, molecules, ions, as there are in exactly 12 grams of carbon 12 isotope.
कुछ भी नहीं है कार्बन 12 के रेस्पेक्ट में, इसीलिए बताया गया है क्योंकि जो एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, या फिर जो भी है, वो सब कार्बन 12 को हम स्टैंडर्ड पकड़ के ही करते हैं। 12 ग्राम कार्बन 12 के आइसोटोप में जितने एटम्स रहेंगे, उस नंबर को ही हम कहेंगे 1 मोल। अगर कोई आपको पूछे कि 1 मोल होता क्या है, तो यही है हमारा बेसिक डेफिनेशन। इसको आप 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कहे, 15 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कहे, सेम मीनिंग रहेगा। बट सिंस कार्बन 12 ही हमारा स्टैंडर्ड है, उसको हमने सामने रख के उस ऊपर हम सारे कैलकुलेशंस किए हैं, उसको रिलेट करके सारे किया है, इसलिए हम कार्बन 12 आइसोटोप को ही यहाँ पे लेते हैं। लेकिन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इनमें भी अगर आप देखेंगे एटम्स के नंबर को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको एवोगाड्रोस नंबर ही मिलेगा, विच वी कैलकुलेटेड इन आवर लास्ट स्लाइड्स। सो बट बाय डेफिनेशन हम कार्बन 12 को यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा स्टैंडर्ड है। 1 mole of any substance which will always contain the same number of elementary identities, which is 6.023 into 10 to the power 23। ये वैल्यू अब बार बार रिपीट होगा, कई बार रिपीट होगा, तो इट्स बेटर दैट यू मेमोराइज इट। 1 मोल का वैल्यू है 6.023 इंटू 10 to the power 23। इतने ही एटम्स रहते हैं 12 ग्राम ऑफ C12 में, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन में, और 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन में। दिस इज द सिंपल मोल कॉन्सेप्ट कि हमने पार्टिकल के नंबर को मास के साथ रिलेट कर दिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन हम इमेजिन कर सकते हैं कि अच्छा इतना हो सकता है, उसमें कितने सारे पार्टिकल्स रहेंगे, 6 के बाद 23 जीरो एटम्स रहेंगे। इस रिलेशन को, ये जो थॉट है, आप अगर इमेजिन कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत एक ह्यूज अमाउंट है, बहुत ह्यूज नंबर है। लेकिन इसका जो रिलेशन है, इसको रिलेट करने के लिए ही मोल कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसलिए मोल कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कार्बन को यूज करके। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है 12U, 12 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -24 ग्राम, 1.992 इंटू 10 to the power -23 ग्राम्स, अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ भी नहीं है। कार्बन 12 के एक एटम के मास को मैंने सिंपली यहाँ पे यू से ग्राम्स में कन्वर्ट किया है, सिर्फ इसमें यूनिट मैंने बदला है। एक एटम का मास है इतना, मोलर मास है 12 ग्राम एन एटम्स। तो ये मोलर मास हमारा किससे सिमिलर है, ग्राम एटॉमिक मास के साथ। ग्राम एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के टाइम पे भी हमने ऐसे देखा था कि 12 ग्राम में कितने एटम्स होंगे, हमने कैलकुलेट करके देखा था कि 6.023 इंटू 10 to the power 23 जो है हमारा 1 मोल। और इसी को अब हम, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट में हमने कदम रख दिया है, हम स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए अब हम इसको ग्राम एटॉमिक मास से और नहीं बुलाएंगे, इसको हम कहेंगे मोलर मास। तो क्या है ये मोलर मास, क्या डेफिनेशन है मोलर मास का, वो भी एक बार बहुत जल्दी देख लेते हैं। मोलर मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल ले, उसका जो मास रहेगा वही हम कहेंगे मोलर मास। कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एलिमेंट में एटम्स रहते हैं। उसी एलिमेंट या कंपाउंड का अगर हम 1 मोल ले उसका जो मास रहेगा उसी को हम कहेंगे मोलर मास। इट इज अगेन न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक मास। मोलर मास कुछ भी नहीं है, ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हमने अभी नया नाम दिया है। वो अभी मोल कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ के वो बहुत तगड़ा बन के मोलर मास करके वापस आया है। डेफिनेशन उसका सेम ही है, न्यूमेरिकली इक्विवेलेंट टू द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट और द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ कंपाउंड, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, ग्राम्स पर मोल। हाँ, ये एक डिफरेंस है कि ग्राम एटॉमिक या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास में सिर्फ ग्राम्स में होता था, ये ग्राम पर मोल है क्योंकि यहाँ पे 1 मोल का मास है, इसलिए ग्राम पर मोल। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज ये ग्राम एटॉमिक और ग्राम मॉलिक्यूलर मास की सेम है।
For an element, the molar mass is the same as gram atomic mass. Molar mass is the same as the gram atomic mass. Element के लिए molar mass is more commonly used for calculations involving compounds or molecules. मोलर मास यूजुअली ये नाम जो हम देते हैं मॉलिक्यूल्स या फिर कंपाउंड के लिए देते हैं, मतलब ग्राम मॉलिक्यूलर मास हम थोड़ा सा प्यार से उसको हम कहते हैं अभी मोलर मास, और ग्राम एटॉमिक मास को हम एलिमेंट्स के लिए रखते हैं. मोलर मास कैन इंडिकेट एनीथिंग, इट कैन इंडिकेट फॉर एलिमेंट, इट कैन इंडिकेट फॉर कंपाउंड. नॉर्मली इट इंडिकेट्स फॉर कंपाउंड, लेकिन अगर कोई कहे कि मोलर मास ऑफ एन एलिमेंट तो ये गलत नहीं होगा. दिस इज जस्ट कॉमनली यूज फॉर कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स. सो बेसिकली मोलर मास जितना आपको याद रखना है, ये फर्स्ट पॉइंट, molar mass is the mass of one mole of any element or any compound, and it is numerically equal to the atomic or the molecular mass expressed in grams per mole. This is all about molar mass. अब बहुत इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन मास एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब हम दोनों को, हमने मास के बारे में पढ़ा कि मास, इतने सारे मास है, एटॉमिक मास है, मॉलिक्यूलर मास है, फॉर्मूला मास है, ग्राम एटॉमिक, ग्राम मॉलिक्यूलर, बहुत कुछ हो गया. अभी नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हमने देखे कि एक मोल में कितने पार्टिकल्स रहते हैं. अब टाइम आ गया कि उनको हम रिलेट करें, मास और हमारे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसको हम एक साथ में रिलेट करेंगे. मोलर मास है एक मोल सब्सटेंस का मास, और एक मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स रहते हैं, 6.023 कर देते हैं इसको यहाँ, 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. एवोगाड्रोस नंबर को हम Na करके बोलते थे, तो इसको हम Na पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, Na पार्टिकल्स. तो नंबर ऑफ मोल्स का क्या फॉर्मूला है, गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द मोलर मास. कितने नंबर ऑफ मोल्स है, 1 मोल है, 2 मोल है, 3 मोल है, ये हम कैसे निकालेंगे, जो मास हमको दिया गया है डिवाइडेड बाय द मोलर मास. मोलर मास मतलब एक मोल सब्सटेंस का जो मास. तो अगर इतना मास हमको दिया है, उसको हम डिवाइड करते हैं एक मोल के मास के साथ, कितने मोल्स है वो हमको मिल जाएंगे. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला. इसको आप रीअरेंज करके दो और फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे कि मोलर मास, किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मोलर मास नहीं पता लेकिन आपको गिवन मास पता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स n. एक और फॉर्मूला हो सकता है कि गिवन मास, गिवन मास अगर आपको कहीं किसी क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला जाए तो नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास. मोलर मास है एक मोल का मास, कितने सारे मोल्स है वो हो गया n, इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना मास हमारे पास अल्टीमेटली होना चाहिए वो हमको मिल जाएगा. दीज आर वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, बट दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, जो गिवन मास है डिवाइडेड बाय द मोलर मास. मोलर मास क्या है, एक मोल का जो मास है उसको ही कहते हैं मोलर मास. तो फिर से एक बार पार्टिकल्स के साथ देख लेते हैं कि मोलर मास, ये तो सेम रखा है मैंने, मोलर मास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स. नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. एवोगाड्रोस नंबर मतलब एक मोल पार्टिकल्स. तो यहां से अगर आप एवोगाड्रोस नंबर निकालना चाहते हो, इट विल बी गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स. या फिर अगर आपको गिवन पार्टिकल्स निकालने हैं तो कितने पार्टिकल्स है मेरे इस सब्सटेंस में, तो आपको क्या करना है, कितने मोल्स है, पहले आपको ये, अगर आपके पास वैल्यूज अगर दिए होंगे कितने मोल्स है, एक मोल में हमारे कितने पार्टिकल्स रहते हैं, Na नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते हैं जो कि है ये. अगर हमारे पास 2 मोल्स है, 2 इंटू Na, 3 इंटू Na, 4 इंटू Na, हाफ इंटू Na, अगर हाफ मोल है तो इससे हम गिवन पार्टिकल्स की, इसमें कितने पार्टिकल्स रहेंगे, कितने एटम्स रहेंगे, कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, हम निकाल पाएंगे.
So this is also a very important relation for mole concept. तो हमने मोल्स को यहाँ पे मास के साथ रिलेट किया और यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेट किया। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपके कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएंगे, आप कुछ क्वेश्चंस खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 54 ग्राम्स ऑफ वाटर। ये क्या है, हमारा गिवन वेट है, गिवन मास है, कितना मास, 54 ग्राम हमारा पानी है, उसमें कितने मोल्स है वो निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास गिवन है 54, मोलर मास हमको पता है 18 ग्राम पर मोल, क्योंकि वो मॉलिक्यूलर मास के सेम है, सिर्फ उसका यूनिट ग्राम पर मोल रहता है। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएंगे, 3 मोल्स, मतलब 3 मोल वाटर का मास रहेगा 54 ग्राम। एक मोल वाटर का कितना मास रहता है 18, 3 मोल का रहेगा 54 ग्राम। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन 2 इज व्हाट इज द मास ऑफ 2 मोल्स ऑफ मीथेन। कि अब हमको मोल्स बताए गए हैं कि 2 मोल ऑफ मीथेन हमारे पास है, मास क्या है, तो मतलब हमको यहाँ पे निकालना है गिवन मास। गिवन मास इज मोल्स इनटू मोलर मास। किसका मोलर मास, मीथेन का मोलर मास, जो कि रहता है हमारा 16 ग्राम पर मोल। मीथेन का क्या फॉर्मूला है, CH4। अगर आप कैलकुलेट करें, एक कार्बन 12 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस 4, 12 प्लस 4 16, तो 2 मोल है। एक मोल का वेट कितना रहता है 16 ग्राम, 2 मोल का कितना मास रहना चाहिए, 2 इंटू 16 विच इज 32 ग्राम। So I hope these questions are very easy for you. I think you can understand. There is no difficulty. If you have any confusion, please let me know in the comments. This is a homework question. आप कैसे कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन है। What is the molar mass of sodium hydroxide if 200 grams of NaOH contains 5 moles of molecule? यहाँ पे आपको क्या निकालना है, मोलर मास निकालना है अगर 200 ग्राम NaOH में 5 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं। देखते हैं आप कैसे इस फॉर्मूला को अप्लाई करके, इसको एडजस्ट करके आप इसका आंसर निकालते हैं। प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। Let's see question 4. Calculate the number of moles of water if the number of particles was found to be 1.2 into 10 to the power 24. तो क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स, क्या हमको दिया गया है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अभी हमको पार्टिकल वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज करना होगा, मास का फॉर्मूला हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि मास हमको दिया ही नहीं गया है। तो हम यहाँ पे पार्टिकल को यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज द गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बाय एवोगाड्रोस नंबर। गिवन पार्टिकल हमको पता है, एवोगाड्रोस नंबर हम जानते हैं 6.023, या फिर आप 6.022 भी कर सकते हैं, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ये नंबर भी हम जानते हैं, दिमाग में टैटू करना है ऑब्वियसली। इसको आप सॉल्व कीजिए, कैंसिल करके आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका मोल्स आएगा। एक मोल में 6.023 पार्टिकल्स रहते हैं, 2 मोल्स में इतने पार्टिकल्स रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल दिया था, हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, इसलिए हमने पार्टिकल वाला फॉर्मूला यूज किया है। जब आपको मास निकालना होगा, आप मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जब आपको पार्टिकल निकालना होगा, पार्टिकल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अनदर होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का आपको मोल दिया गया है 0.5 मोल्स। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कितने रहने चाहिए, आप इस फॉर्मूला को एडजस्ट करके, इसको थोड़ा चेंज करके, यूनिटरी मेथड अप्लाई करके, जो भी आपका लॉजिक जितना भी आप समझे हो उसको अप्लाई करके आप इसका आंसर निकाल पाओगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 0.5 मोल्स ऑफ ग्लूकोज। तो यहाँ पे पार्टिकल्स के बारे में हमको पूछा है, इसलिए हम पार्टिकल वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और जब मास के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को, तब हम मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। Now, in my next lesson, I will discuss कि जब पार्टिकल और मास दोनों को एक साथ मिला के आप क्वेश्चन करेंगे कि मास दिया है, उसको सॉल्व करके आपको पार्टिकल्स निकालना है, या फिर पार्टिकल्स से आपको मास निकालना है, आप मोल को यूज करके इन दोनों चीज को कैसे, मतलब ब्रिज करेंगे। बेसिकली मोल जो है हमारा, जो हमारा मोल है, वो किसको ब्रिज कर रहा है, मास को पार्टिकल्स के साथ।
मास एक चीज है, पार्टिकल्स एक अलग चीज है, बीच में एक गैप है, इस गैप में जो ब्रिज के रूप में जो काम कर रहा है वही है हमारा मोल. So in my next lesson, I will discuss how we can use this mole concept as a bridge to find the relation between mass and particles and to solve questions of mass and particles together. So that was all for today for the introduction of mole concept and idea of all the masses, atomic mass, formula mass, molecular mass, gram atomic mass, and gram molecular mass. So thank you for being a part of this lesson. I hope this was informative and interesting. आई होप मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बहुत सब कुछ समझाने की कोशिश की है एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग प्रॉपरली. If you have any doubts, please let me know in the comment section. I would like to request you all to join our World of Mentors Galaxy, where you will be getting regular classes and engaging contents on competitive exam hacks and tricks and mental preparation on shorts and reels. And obviously, we will host separate sessions to clear your doubts and problems. Please subscribe to our YouTube channel and follow our Instagram page. Thank you so much for being a part of Mentors Galaxy. If you haven't subscribed, please subscribe to our YouTube channel and stay tuned for more updates. Thank you.